हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो सबसे पहले मैंने ज़रूरी समझा कि मैं आपको उसके प्रूफ्स और कुछ नोटेशंस बता दूं जो आपके क्वेश्चन में काम आएंगी। और दूसरी बात, इसमें दो केसेस होते हैं, जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब कि इसकी डिग्री हायर डिग्री जो होगी 1 होगी। इसके बाद सेकेंड ऑर्डर आएगा, वो बात की बात है। तो स्टूडेंट्स से जब डिग्री हायर 1 होना यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो, तो आपके सर्किट में हमेशा या तो कैपेसिटर पाया जाएगा या तो इंडक्टर पाया जाएगा। मतलब एट अ टाइम दोनों नहीं आ सकते फर्स्ट ऑर्डर के केस में। और ये बात है कि सेकंड ऑर्डर का जब केस आता है फिर वो दोनों आ जाते हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर। ठीक है, ये इनकी पहचान है, तो इसको आपने भूलना नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैंने ज़रूरी समझा कि मैं आपको इनके प्रूफ्स वगैरह कुछ करवा दूं। तो सबसे पहले आपने इसकी इक्वेशन याद रखनी है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसकी एक होमोजीनियस फॉर्म भी होती है। तो कई इक्वेशंस हैं जो आपने याद रखनी है। इसमें अगर वो इक्वेशन याद ना की जाए तो आपको काफ़ी दुश्वारी पेश आती है इनको समझने में। तो चलें आए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स चले आए, सबसे पहले हम इस लेक्चर के अंदर कैपेसिटर के ऊपर बात करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इंडक्टर के ऊपर आएगा केस। ठीक है, कैपेसिटर के केस में हम हमेशा वोल्टेजेस लेते हैं क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन में वोल्टेजेस की फॉर्म में ही हमें मिलती है इसकी डेरिवेशनल फॉर्म। जैसा कि आप इसका फार्मूला जानते होंगे, करंट का इसका फार्मूला होता है आई एफ टी इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज अकॉर्डिंग टू टाइम। यही हमारे पास फार्मूला होता है। और एक और चीज़ आपको बताता है चलो स्टूडेंट्स, के हमारे पास जो कैपेसिटेंस होती है उसके क्रॉस ये हमारे पास जो करंट का फार्मूला पाया जाता है, इसी को हम इस्तेमाल करके आगे ये जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और बात है कि यहाँ पे टाइम क्यों आ जाता है, क्योंकि आप जानते हैं जो कैपेसिटर और आप कह रहे हैं इंडक्टर वगैरह होते हैं, जैसे आपका फैन होता है उसके अंदर कैपेसिटर स्टोर किया होता है, तो वो कैपेसिटर मतलब कि एक वक्त तक चलता है, मतलब उसके अंदर एक वक्त तक चार्ज स्टोर रहता है। चार्ज स्टोर करने की खासियत होती है, जैसे कि आप जानते होंगे जब आप फैन का ट्रिगर ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो क्या होता है जी, एकदम से फैन अपनी स्पीड नहीं पकड़ता, आहिस्ता आहिस्ता पकड़ता है। वो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उस वक्त कैपेसिटर आराम आराम से अपने अंदर क्या कर रहा होता है जी, चार्ज स्टोर कर रहा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आए स्टार्ट करते हैं इसके प्रूफ को। तो सबसे पहले आपने दो इक्वेशंस याद रखनी है। कैपेसिटर के केस में आपके पास एक होमोजीनियस इक्वेशन होती है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू K1 e की पावर, K1 तो वैसे ही होता है सिंपल, e की पावर 0 पाई जाती है इसके केस में। ठीक है, तो प्लस K2 e की पावर माइनस टी ओवर टा। टा मीन्स टाइम कांस्टेंट। तो इसको अगर मैं सिंपल केस में लेके आऊँ तो वो इस तरह से बनेगी कि एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू K1 प्लस K2 ई की पावर माइनस टी ओवर टा। अब स्टूडेंट्स आपने एक चीज़ याद रखनी है, इसमें हमारे पास ये जो आपको इक्वेशन मिली है, ये आपने ये वाली इक्वेशन याद रखनी है, ये आपके माइंड सेट में होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है जी, इसमें सबसे पहला केस कि K1 को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। K1 हमेशा हमारे पास बराबर होता है कैपिटल ए डिवाइडेड बाय स्मॉल ए। अब ये कौन से वर्ड्स हैं मैं भी आपको ये भी बताऊंगा। उसके बाद ये जो टा होता है, टा इन द केस ऑफ कैपेसिटर हमारे पास बराबर होता है आर सी के, मतलब कि आर थेवेनिन्स हमें निकालनी पड़ती है पूरे सर्किट में से, और कैपेसिटेंस आर थेवेनिन्स आपको पता क्या होती है, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस पूरे सर्किट को निकाली जाती है, जहां पे हम वोल्टेज सोर्सेज को शॉर्ट कर देते हैं और करंट सोर्सेज को ओपन कर देते हैं। ठीक है, वो चले जब जब प्रोसेस आता जाएगा आपको इसके बारे में मजीद मालूमात मिलती जाएगी। तो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है जो हमने हमेशा बनानी होती है, और मैं आपको वो इक्वेशन दिखा देता हूं यहाँ पे लिख के, डी ओवर डी टी इंटू एक्स ऑफ टी प्लस सिंपल एक्स ऑफ टी के साथ स्मॉल ए। ठीक है, विच इज इक्वल टू कैपिटल ए। अब देखें ये हमारे पास एक फॉर्म बनेगी इसकी भी, इस इक्वेशन इसकी जब मैं इक्वेशन बनाऊंगा ना, देखिएगा यही फॉर्म बनेगी। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि इसके साथ जो भी वर्ड होगा वो ये वाला ए होगा, और इसके साथ यहां पे इज इक्वल टू के साइड पे जो भी आएगा वो यहां पे वैल्यू पुट होगी। और जब हम ये दोनों वैल्यूज मालूम कर लेते होते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली K2 को भी मालूम करने का एक तरीका होता है, वो भी मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा, क्वेश्चन जब हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक नोड ले लेते हैं। देखें आपके सामने ये एक बाइनरी नोड है, क्योंकि मैंने आपको नोड की पहचान बताई थी कि जब दो कंपोनेंट्स के दरमियान में कोई मतलब कि ऐसा कोई पॉइंट जहां पे दो कंपोनेंट्स की वायर्स आके जुड़ती हों उसे नोड कहा जाता है। तो यह हमारा बाइनरी नोड है जिसे नोड 1 का नाम देते हैं, और यहाँ पे एक वोल्टेजेस ले लेते हैं वी ऑफ टी के नाम से। ठीक है, और ये चीज याद रखिएगा कैपेसिटर के केस में हम हमेशा वोल्टेजेस माइनस करते हैं, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होंगे वो होंगे वीसी ऑफ टी। इसको कैपेसिटर का वोल्टेज करार देने के लिए इसके साथ सी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो देखें
अब मैं इसकी इक्वेशन बनाऊंगा, अप्लाई करूंगा KCL जी नोड 1 पे, अप्लाई KCL एट नोड 1। जिन बच्चों ने इस प्रूफ को समझा मैं कहता हूं उनका काम डन है जी, और जो बच्चे इस प्रूफ को छोड़ गए उनको कोई पल्ले नहीं पड़ने वाली कोई चीज़। तो नोड 1 पे KCL अप्लाई हो गया जी। अब हम देखते हैं, पहले इस साइड पे जाएंगे। अब ये ट्रिगर देखें स्टूडेंट्स, आपने ट्रिगर देखना है स्टूडेंट्स। सबसे पहला काम आपका पता क्या होता है, जीरो माइनस टाइम, यानी जब हमारा ट्रिगर ओपन हो तब, मतलब ओपन हो या क्लोज हो, जो भी उसने कंडीशन बताई हो। अब ये ट्रिगर देख के भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले वो पता क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है टाइम जीरो पे आपका, टाइम जीरो माइनस पे आपका ये स्विच ओपन था, यानी कि करंट फ्लो नहीं कर रहा था। जब वो सप्लाई ही नहीं होगी तो करंट क्या फ्लो करेगा। और देखें जो ही मैंने फैन का स्विच ऑन किया, वो कहता है अभी टाइम कह ले जीरो पे ही गया, मींस के जीरो तक ही पहुंचा, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगता आपके फैन को ऑन होते। आपने देखा होगा अभी आप ट्रिगर दबाते हैं तो फैन उसी वक्त स्पीड पकड़ना स्टार्ट कर देता है। तो यही वो चीज़ कहना चाहता है, जो ही आपने ट्रिगर यानी स्विच ऑन किया तो आपके कैपेसिटर को जाके चार्ज स्टोर होना शुरू हो गया। तो ये सारा फैन वगैरह इन जैसी मोटरों का सारा सिस्टम है, इसके ऊपर हमारा ये बेस करता है। तो इसमें AC एनालिसिस है, ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। ये AC एनालिसिस है, DC कांस्टेंट होती है, AC चेंज होती है, वेरी करती है। तो ये स्विच क्लोज हो गया जी, जैसा कि मैंने आपको बताया। मैंने टाइम ले लिया जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपने लिखना है यहाँ पे एट t इज इक्वल टू जीरो प्लस, यानी कि जीरो प्लस का मतलब, जीरो माइनस का मतलब है कि जीरो से भी पहले का टाइम, और जीरो का मतलब है एट द टाइम ऑफ जीरो, और जीरो प्लस का मतलब है कि जीरो प्लस से कुछ देर बाद, यानी कि कह लें कुछ लम्हे का फर्क है, ठीक है। मिली क्या माइक्रो सेकंड, इतना कह लें कि ना होने के बराबर ही होता है टाइम। तो देखिए जो ही ये सप्लाई मिली, अब यहाँ पे हमने क्या, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने क्या अप्लाई किया, हमने KCL अप्लाई किया। तो यहाँ पे अगर हम इस साइड पे अपनी करंट भेजते हैं तो हम क्या इक्वेशन लिखेंगे, जिस नोड की बात हो रही होती है सिर्फ वो वाले वोल्टेज पॉजिटिव रखे जाते हैं, दूसरे नेगेटिव होते हैं। देखें V ऑफ टी, ठीक है, V ऑफ टी माइनस VS आ जाएगा। अगर इसका माइनस का पोल ऊपर होता तो हम इसे पॉजिटिव में लिखते, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे रास्ते में कितनी रेजिस्टेंस आई है, R रेजिस्टेंस आई है, तो ये जी R आ गया। अब यहाँ पे 0 वोल्ट है क्योंकि हमने इसको ग्राउंड भी करना होता है, अदरवाइज हमारा करंट फ्लो नहीं करता। तो देखें अगर हम इस वायर की अब करंट लिखना चाहें, क्योंकि ये वायर रह गया इस नोड के लिए, तो एक कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज पाई जाती है, एक कैपेसिटर के क्रॉस सॉरी वोल्टेज नहीं, जो करंट पाई जाती है वो होती है, ये भी करंट की ही फॉर्म है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, I इज इक्वल टू V/R, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम कैपेसिटर की करंट की बात करें तो कैपेसिटर प्लस इंटू कैपेसिटर की जो करंट थी, मैंने आपको शुरू में उसकी फॉर्म बताई थी, C इंटू डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज अकॉर्डिंग टू टाइम। वोल्टेज हमारे पास क्या है, VCT होता है, लेकिन VT ही लिख लेते हैं, CFT को भी आप रहने दें, उसके लिए आपको भी इतनी मतलब के परेशानी झेलने की जरूरत नहीं है। इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि पूरे सर्किट पे अप्लाई हो गया हमारा KCL। अब देखते हैं, अब देखें स्टूडेंट, सबसे पहले आपने क्या करना है जी, आपने जैसा कि जनरल फॉर्म में देखा यहाँ पे इसके साथ C मौजूद नहीं है। अभी ये X ऑफ T का पता क्या मतलब है, X ऑफ T का मतलब है यहाँ पे करंट भी हो सकती है, वोल्टेजेस भी हो सकते हैं, ये एक जनरल फॉर्म है। और एक और बात इसको भी आपने याद रखना है, ये दो इक्वेशंस आपके बहुत काम की, और ये तीसरी और चौथी आपको वैसे ही याद हो जाती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करता हूँ, अब यहाँ पे देखें जनरल फॉर्म के मुताबिक इसके साथ C नहीं होना चाहिए, और ये सबसे पहले नंबर पे डेरिवेटिव होना चाहिए। लिहाजा मैं क्या करता हूँ जी, पूरी इक्वेशन को C से डिवाइड करवाता हूँ, डेरिवेटिव को उठा के शुरू में ले आता हूं। पूरी इक्वेशन को मैंने क्या किया जी, C के साथ डिवाइड करवा दिया, डिवाइडिंग बाय C। अब मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, चले मल्टीप्लाइंग के केस में मैं इसको कर देता हूं, मल्टीप्लाइंग बाय 1/C, ठीक है, 1/C से भी करेंगे यही केस चलेगा। तो देखें d/dt इंटू V ऑफ टी यहां पे रह गया, और यहां पे जब C यहां पे डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो V ऑफ टी माइनस VS डिवाइडेड बाय RC। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने इन दोनों को अलग-अलग करना है, मतलब V ऑफ टी। अब ये टाइम के लिहाज से देखें, ये जनरल फॉर्म में टाइम के लिहाज है, जबकि A के साथ कोई मतलब टाइम का जिक्र नहीं है। तो ये VS जो है ये एक कांस्टेंट सप्लाई है, मतलब ये DC सप्लाई है, तो DC को आपने दूसरी साइड पे लेके जाना। उसके लिए हम इनके LCM को अलग-अलग कर लेंगे जी, तो हमारे पास आ जाएगा d/dt इंटू V ऑफ टी प्लस V ऑफ टी और RC, ठीक है, विच इज इक्वल टू VS/RC। यहाँ पे माइनस था, वहां पे जाके प्लस हो गया। अब देखें स्टूडेंट्स, अब अक्सर बच्चों के जहन में ये क्वेश्चन होगा, सर आपने ये नोटेशन तो बना दिया हमें, लेकिन इसका क्या चक्कर होगा, क्या रिलेशन होगा, क्या होगा केस, तो वो भी मैं आपको समझाता हूँ। देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, अभी आपको सारी समझ आ जाएगी। यहाँ पे 1/RC हमारे पास स्मॉल a है, क्यों, क्योंकि ये X ऑफ टी यानी V ऑफ टी के साथ है,
ठीक है, हमने वोल्टेजेस की केस की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे VS ओवर RC ओवरऑल ये जो भी चीज़ है, जो भी इसका निकलेगा, क्योंकि ये DC सप्लाई कुछ भी हो सकती है, ये सारा कैपिटल A के बराबर होगा। अभी हम फार्मूलाज में जैसे पुट करते हैं, देखें K1 इज इक्वल टू कैपिटल A ओवर स्मॉल a। कैपिटल A क्या है जी हमारे पास VS ओवर RC, और स्मॉल a बटे में आ गया तो बटे में आ जाएगा 1 ओवर RC। ये पूरे का पूरा स्मॉल a है, तो RC से क्या, इसका मतलब K1 किसके बराबर आ गया, VS के बराबर आ गया। अब आर थेवेनिन्स की बात करूं ना, तो अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये केस चल रहा होता है, यहाँ पे रजिस्टर एक से ज्यादा होते, जायद होते, तो हमें आर थेवेनिन्स निकालनी पड़ती। वो कैपेसिटर को तो हम ओपन छोड़ देते हैं, क्योंकि ये या तो वोल्टेज स्टोर कर रहा होता है और इसकी वजह से इसे ओपन कर दिया जाता है, सिर्फ आर निकालना होता है। यहाँ पे सिर्फ एक ही रजिस्टर है जो कैपेसिटर के साथ सीरीज में लगा है, तो लिहाजा यहाँ पे टा की यही फॉर्म आएगी, टा इज इक्वल टू RC। तो लिहाजा ये तो टा का फार्मूला भी डन हो गया। अब आपका यही क्वेश्चन होगा कि सर इनको निकाल के अब हमें क्या फायदा हुआ, हम कैसे इसकी होमोजेनियस इक्वेशन को बना सकते हैं। जैसा कि अगर आपके क्वेश्चन में आ जाता है आप वोल्टेज निकाल के दें हमें इस सर्किट के थ्रू, तो आपने क्या करना है जी, x ऑफ t की जगह अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, वोल्टेज आएगा, क्योंकि हमने वोल्टेज की फॉर्म बनाई है, विच इज इक्वल टू क्या है, K1 प्लस K2 e की पावर माइनस t ओवर टा। अब चेक कीजिएगा क्या केस चलेगा। अब यहां पे सबसे पहले मैं इनकी वैल्यूज पुट करता हूं, जो जो चीजें मुझे मालूम हो चुकी हैं। K1 की वैल्यू मुझे मालूम हो चुकी है जो कि VS है। उसके बाद देखें K2 की वैल्यू अभी अननोन है, ठीक है, और e की पावर माइनस टी ओवर टा की वैल्यू भी मालूम हो चुकी है जो कि RC है। अब आप पता है V ऑफ t कैसे मालूम करते हैं। इन द केस ऑफ कैपेसिटर, आप कैपेसिटर को सबसे पहले टाइम 0 माइनस पे चेक करेंगे। ये जो कैपेसिटर है ना, इसके क्रॉस हम पहले वोल्टेजेस माइनस करेंगे VC 0 माइनस पे। उस केस में आप सब देख सकते थे। उस केस में हमारे पास क्या सीन था जी, उस केस में हमारे पास ये सीन था, VC 0 माइनस पे ये सर्किट ओपन था। ओपन होगा जब ये सर्किट, मतलब VC 0 माइनस का मतलब है 0 से भी पहले का टाइम। ये जो उसने पहले हमें दी हुई थी ना, मतलब स्विच ओपन स्टेट, वो थी टाइम 0 माइनस पे, यानी 0 से भी पहले का टाइम। तो उस जब एक चीज को स्टूडेंट्स, जब आपने ट्रिगर अभी दबाया ही नहीं, आपका फैन ऑन हो सकता है, नहीं हो सकता, उसके अंदर चार्ज ही नहीं स्टोर होगा। इसका मतलब कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेजेस होंगे इनडायरेक्टली वो 0 वोल्ट के बराबर होंगे। यही चीज मैं आपको समझाना चाहता था। अब ये हमें मालूम करने का क्या फायदा होता है, अभी मैं आपको यहां पे समझाऊंगा। देखें यहां पे टाइम का जिक्र है, बिल्कुल यहां पे भी टाइम का जिक्र है। आप अभी इसे क्या करें जी, आप लिखें एट t इज इक्वल टू 0 माइनस, यानी टाइम 0 माइनस पे हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, देखिएगा हम जहां जहां t है वहां पे 0 माइनस पुट करते जाएंगे। अब देखें e की पावर t की जगह भी 0 माइनस पुट हो गया, मीन 0 ही पुट हो गया, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, 0 माइनस अप्रॉक्सीमेटली 0 के बराबर होता है और 0 प्लस भी अप्रॉक्सीमेटली, ये सारे आपस में अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं। तो आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अब देखें e की पावर माइनस 0 ओवर RC पड़ा हुआ है, किस 0 को किसी भी चीज से डिवाइड कर लो आंसर 0 ही आता है, और e की पावर अगर 0 है तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 1। तो देखें यहाँ पे VC 0 माइनस है, ठीक है, तो VC 0 माइनस की वैल्यू हमें क्या मिली थी, 0 वोल्ट। यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो आपके सामने केस है, कोई यहाँ पे अब छुपी बात नहीं रहेगी। देखें K2 सिर्फ रह गया, क्योंकि e की पावर 0 1 के बराबर होगा, तो K2 की क्या वैल्यू आ गई, माइनस VS K2 की वैल्यू आ गई, उधर जाके माइनस हो गया। अब आपने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा जो कि हमारे पास है V ऑफ t इज इक्वल टू VS माइनस VS, क्योंकि ये K2 की वैल्यू है, और e की पावर माइनस t ओवर RC। अब आपके सामने ये कंडीशन है। अब ये ऐसा क्यों है कि VS और VS आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, ये इस वजह से है क्योंकि इसके साथ e की पावर t माइनस टी ओवर टा यानी कि कुछ ना कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी। अगर आप इसको ज़्यादा मतलब कि सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप इसमें से VS कॉमन ले लें और आपका आंसर आ गया जी। ये जनरल फॉर्म थी, बस स्टूडेंट्स आपको एक टच देना था ताकि आप इस चीज़ को समझ पाएं। तो मुझे उम्मीद आपको इसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपको इंडक्टर के बारे में मिलेगी, और ये वीडियोस काफ़ी लंबी होने वाली हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े मतलब कह लें लंबे होते हैं, क्योंकि इनमें AC का जिक्र होता है। तो स्टूडेंट्स AC इतनी ज़्यादा वेरी करती है, आप सोच नहीं सकते। तो चलें अभी मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।